रास आपके लिए चलते हैं। वजीर आजम गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब अमीन असलम साहब, सबसे पहले तो मुझे यहाँ आके खुशी इसलिए हुई कि ना तो आपने हमारे 10 अरब यानी 10 बिलियन ट्री सुनामी के लिए आपने ये पूरा एरिया जिसमें 10 लाख आपने दरख्त लगाने हैं और उसकी शुरुआत की, लेकिन दूसरी चीज़ मुझे ये भी खुशी हुई कि नौजवानों के लिए आपने स्पोर्ट्स की ग्राउंड या क्रिकेट की ग्राउंड्स 10 बनाने का फैसला किया। दोनों पे मैं पहले बात कर दूं, फिर मैं जो आपने अटक के लिए जो चीज़ें आपने रिक्वेस्ट की उसके ऊपर बात करता हूं। सबसे पहले तो जो दरख्त, मैं क्योंकि वहाँ नौजवान खड़े हैं, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये जो हम दरख्त लगा रहे हैं ये आपके मुस्तकबिल के लिए इतना ज़रूरी है कि आज आपको अंदाज़ा नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान, और हमारी बदकिस्मती है, उन ममालिक में से है वो 10 मुल्क जो सबसे ज़्यादा मौसम की तब्दीली से मुतासर होने वाले हैं। हम उन 10 मुल्कों में से हैं। और मौसम की तब्दीली एक, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जो कि ये ग्रीन हाउस गैस के इफ़ेक्ट्स की वजह से दुनिया में मौसम गर्म हो रहा है। और पाकिस्तान क्योंकि उन मुल्कों में से है जिधर सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे हम इस मौसम की तब्दीली से, क्लाइमेट चेंज से, लिहाजा ये आपको समझना चाहिए कि हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए कि ये जो मौसम गर्म हो रहा है इस अपने मुल्क में, इसके असरात हम कम करें। और वो एक ही तरीका है कि हम पाकिस्तान में ये जो 10 अरब दरख्त लगाने का जो हमारा प्रोग्राम है, इसको आप सब कामयाब करें। आपने ये जो दरख्त, ये सारा इलाके में जिधर 10 लाख, इस इलाके में 10 लाख दरख्त लगेंगे, वो मैं आपके सामने अब आपसे ये वादा लूँगा कि आपने इन 10 लाख दरख्तों की हिफाजत करनी है और हम आपको खेलों की ग्राउंडें बना के देंगे। दरख्त हमारे मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हैं और खेलों की ग्राउंडें हमारे नौजवानों की सेहत के लिए ज़रूरी है। बदकिस्मती से ना हमने इस मुल्क में दरख्त लगाए। 70 साल में हमने जो अंग्रेज़ भी छोड़ के गया था, जिस तरह के जंगलात, वो भी हमने ख़त्म कर दिए। बड़े बड़े जंगलात थे ये, छांगा मांगा के, चीचावतनी के, कुंदियाँ के। मैं बचपन में ये इन जंगलों में खुद देखे हुए हैं। या सारे पाकिस्तान के ये जो पंजाब के बड़े बड़े जंगलात थे, मैं खुद गया हुआ उनमें। और आज तबाही, उन जंगलों की तबाही हो चुकी है। ज़मीनें दे दी हैं किसी को, कईयों पे कब्जे हो गए, बड़े बड़े दरख्त काट दिए हैं। तो इसके असरात पड़ते हैं जो लाहौर में अब आप देख रहे हैं। लाहौर के अंदर पिछले 20 सालों में 70% दरख्त काट दिए हैं। उसका नतीजा ये है कि जो पोल्यूशन अब लाहौर में है, जो आलूदगी है, वो बूढ़ों के भी और बच्चों की सेहत के लिए निहायत ही ख़तरनाक है। और ये ख़तरा बढ़ता जाएगा जब तक कि हम अब बाहैसियत कौम ये फ़ैसला ना करें कि हमने अपनी तकदीर बदलनी है, हमने रिवर्स करना है क्लाइमेट चेंज, और हमने दरख्त लगाने हैं। तो ये दरख्त भी यहाँ लगेंगे और आपकी 10 क्रिकेट ग्राउंड भी हम आपके लिए यहाँ इस सारे इलाके में बनाएंगे। तो अच्छा सुन लें, अगर हमने ये देखा कि दरख्त आप उनकी हिफाजत नहीं कर रहे, तो आपकी एक क्रिकेट ग्राउंड कम होनी शुरू हो जाएगी और उधर भी दरख्त लग जाएंगे। इसलिए आपके ऊपर है। दूसरी चीज़ अमीन असलम ने बात की कि यहाँ अटक में
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब ये कि जितने भी यहाँ ख़ानदान हैं सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो ये मैं आज आप सबको कह रहा हूँ कि पख्तूनख्वा में तो अब हर शहरी कवर्ड है, यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। सारे पख्तूनख्वा में उन्होंने मुकम्मल कर लिया है कि हर पख्तूनख्वा के शहरी एक ख़ानदान के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगी। किसी भी अस्पताल में वो जाके 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकेगा। ये पाकिस्तान में पहली चीज़ जो मुझे फ़ख्र है कि वो पहला सूबा है जिसने वो काम किया है, जो आज से हमारे बहुत अमीर तरीन मुल्क, हमारे से ज़्यादा पैसे वाले मुल्क, उधर भी ये फैसिलिटी नहीं है। अब पंजाब ने शुरू की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक सारा पंजाब कवर हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस से। और मुझे इसलिए इस पे फ़ख्र है क्योंकि मैंने जब शौकत खानम हॉस्पिटल आज से 35 साल पहले शुरू किया था तो उसकी वजह ये थी कि मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि आम आदमी तो कैंसर का इलाज, उसके पास तो कभी पैसा ही नहीं होगा कि कैंसर का इलाज अपना करवा सके, क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा है। तो वो सोच थी शौकत खानम बनाने की। और फिर मैंने जब फैसला किया कि अल्लाह जब भी इक़्तिदार देगा तो ये मैंने ज़रूर करना है कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी घर ऐसा ना हो कि घर में बीमारी हो और उनको ये फ़िक्र हो कि हमारे पास पैसा नहीं अपना इलाज करवाने के लिए। और इंशाअल्लाह ये साल के आखिर तक सारा पंजाब, पख्तूनख्वा में तो सबको ये मिल गई है हेल्थ इंश्योरेंस, अब सारे पंजाब को इंशाअल्लाह साल के आखिर तक मिल जाएगी। अब मैं जो आपने बाकी बातें की कि टेक्नोलॉजी जोन या टेक्नोलॉजी जोन बनाई जाए यहाँ कामरा के पास, ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है। और इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं जाते साथ ही अपना जो हमारी ये जो टेक्नोलॉजी जोन इस्लामाबाद में बन रही है और हम 4 इलाकों में बना रहे हैं, हम इंशाअल्लाह कामरा को भी उसमें शामिल कर लेंगे। क्योंकि जो आने वाला ज़माना है वो तो बिल्कुल ही अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। और पाकिस्तान ने पहला जो टेक्नोलॉजी का वेव था वो तो हमने मिस कर दिया, लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश है कि आईटी का हम पूरा फ़ायदा उठाएं और ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इसमें पूरी तरह पाकिस्तान अब शिरकत करे, क्योंकि हमारे पास एक नौजवान आबादी है और सबसे आसान नौकरियां देना आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो इंशाअल्लाह ये जो आपने कहा इसके अंदर अमीन, मैं ये जाते साथ ही इसके ऊपर हम इनिशिएट करेंगे, क्योंकि वो बड़ी अच्छी जगह आपने कहा कि पहली यूनिवर्सिटी बन रही है एविएशन की, उसी के साथ फिर हम एक टेक्नोलॉजी जोन भी बना देंगे। और फिर आपने जो कोटा है जी लोकल, वो तो हमारी पॉलिसी है कि जब भी जिस इलाके में काम होता है उसके मुकामी लोगों को सबसे पहले नौकरियां मिलनी चाहिए। तो ये तो हमारी पॉलिसी है अमीन। और आपने गैस की बात की थी, गैस का वो भी बिल्कुल ठीक कहा कि जिधर से जिस भी इलाके से गैस निकलती है तेल, तो सबसे पहले राइट उस इलाके का होता है। आखिर में देखिए, आखिर में मैं ये जो अमीन असलम ने बात की, ये बड़ा ज़रूरी है आप सबके लिए समझना कि इस मुल्क से हो क्या रहा है। ये जो हमारे 30 साल इस मुल्क के बड़े बड़े करप्ट लोगों ने, जिन डाकुओं ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चोरी किया, उन्होंने हमारे मुल्क की अखलाकियात भी साथ तबाह कर दी। उन्होंने इस तरह का एक मुल्क में फिजा बना दी कि कोई करप्शन कोई बुरी चीज़ नहीं है, कि उन्होंने
मीडिया के ऊपर भी ऐसी, जब मीडिया पे भी बैठते थे और कई मीडिया वालों ने भी इस मुल्क में जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, पैसे की चोरी से ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो ये कि हमें ऐसे पाकिस्तान में एक फिजा बना दिया है कि जनाब करप्शन तो होती है, कोई बुरी चीज नहीं है। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे एक मिसाल बता दें आज कि एक मुल्क खुशहाल भी हो और वहां करप्शन भी हो, और करप्शन कौन सी, मुल्क को कौन सी करप्शन तबाह करती है? पटवारियों की और थानेदारों की, नहीं मैं सुन रहे हैं, पटवारियों की, थानेदारों की, सरकारी नौकरों की, तंग करती हैं लोगों को, लोग तंग होते हैं रिश्वत के, लेकिन मुल्क तबाह नहीं करती। मुल्क तबाह करता है, एक मुल्क तबाह तब होता है जब उसका वजीर आजम और उसके वजीर करप्शन करनी शुरू कर दे, तब मुल्क तबाह होता है। और ये क्यों, अब ये जरा सुन लें, क्योंकि मेरा काम है आपकी तरबियत भी करना। आपको समझ आनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब मैं पैसा चोरी करता हूं तो मेरी मजबूरी होती है कि मैं वो पैसा मुल्क से बाहर लेके जाऊं, नहीं तो लोगों को नजर आ जाएगा। इसलिए मैं चोरी करता हूं। पहला नुकसान, उस चोरी के पैसे को जब मैं मुल्क से बाहर भेजता हूं तो मैं उससे भी बड़ा नुकसान करता हूं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और जब आपका प्राइम मिनिस्टर शुरू हो जाए चोरी करने, और बड़े बड़े उसके और उसके बच्चों के बाहर महलातों, लंदन के सबसे अमीर इलाकों में, और उसके वजीर भी फिर शुरू हो जाए कामा लेके पैसे बाहर निकालना, तो तब वो मुल्क तबाह होता है और मकरूज होता है। तब उस मुल्क पे कर्जे चढ़ जाते हैं, तब वो मुल्क के ऊपर ये गलों में जंजीर पड़ जाती है कर्जों की, तब उस मुल्क को जाके भीख मांगनी पड़ती है दूसरे मुल्कों से। और कभी भी एक मुल्क जो कर्जों के दूसरों से मांगता है और जो इमदाद मांगता है, उसकी दुनिया में इज्जत नहीं होती। तो ये जो नुकसान इन्होंने करवाया, जो साज सब बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है, सब बाहर, और सारे ऐसे ऐसे शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं भी इनकी जरा देख रहा था, कोई उनकी वो टीवी पे आता है कि इसहाक डार, वो भी सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस बेंटली, उसके बच्चे भी रोल्स रॉयस बेंटली, नवाज शरीफ के भी। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। किधर से ये पैसा आया, किधर से आया पैसा? और एक इनके पास एक कागज नहीं बताने के लिए कि ये पैसा यहां से बाहर गया कैसे, और इखलाकियात कैसे तबाह की। ये हमें बताना नहीं चाहते, ये बुरी चीज ही नहीं है, सब करते हैं। तो आखिर में ये जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं, और ये अभी से नहीं लगी। ये 30 साल से हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खरीदते हैं। सब नहीं बिकते, लेकिन कई बिकते हैं, और ये 30 साल से हो रहा है, और पता भी सबको है। और हम कह रहे हैं कि जनाब, ये आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक पार्टी के टिकट पे वोट लेके आता है, वो बताए कि किसे वोट दे रहा है, किसको वो सेनेटर का वोट दे रहा है। ये सारी जमातें जमा होकर कह रही है कि नहीं नहीं, खुफिया वोट दो। अब मुझे ये समझाएं कि आप एक वक्त पे तो सब कहते थे कि नहीं जी ओपन बैलेट होनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं खुफिया वोट दो। क्या ये तब्दीली किधर से आई है?
मैं आपको बताता हूँ तब्दीली किधर से आई है। ये आप सोच रहे हैं कि ना ये हमें गिरा सके, पहले मीनार पाकिस्तान उधर बेचारे फ्लॉप हो गया, फैटफ की लेजिस्लेशन में ब्लैकमेल करने की कोशिश उधर रह गए, कोरोना पे कोशिश, इनका ख्याल था कि हम गवर्नमेंट रह जाएगी, वहाँ अल्लाह ने करम किया हमारे पे। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज़्यादा सेनेटर ले आए। अब बताइए कौन सी जमहूरियत है? कभी जमहूरियत में भी कोई पैसे दे के आता है? पिछले इलेक्शन में पख्तूनख्वा के अंदर कुछ 17-18 पे एक एमपीज की वोट के ऊपर एक सेनेटर बनता था। पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर आ गए और उनके कितने एमपीज थे? 6 एमपीज। 6 एमपीज पे 2 सेनेटर आ गए, जबकि एक सेनेटर 17 वोटों पे बनता था। तो ये कैसे आया? ये पैसा चला, सबको पता है पैसा चला। तो आज हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट हो, ये सारे मिलकर कह रहे हैं कि नहीं जी खुफिया बैलेट हो। ये होता है जब एक मुल्क की इखलाकियत तबाह कर दी जाती है। किसी भी मुल्क में, महज़ब माशरे में किसी की जुर्रत ना हो ये कहने की कि खुफिया बैलेट हो, जब आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में रिश्वतें दी जाती हैं। रिश्वत दे के सेनेटर बनता है और रिश्वत दे के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की वोट खरीदता है। और जो सेनेटर करोड़ों रुपया खर्च करके बन के आएगा, वो क्या अवाम की खिदमत करने आएगा? वो अवाम का खून चूसने आएगा, वो पैसे बनाने आएगा। कोई ऐसे भी करोड़ों रुपया खर्च करता है जब तक कि उसे पता ना हो कि मैं पैसा बना सकता हूं। इसलिए ये कौम एक फैसला कुन वक्त पे खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू और इनके साथ जो इनका माफिया है, और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी।